इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सली सभी लोगों के साथ मीटिंग रूम में बैठी होती है। तभी एलिस सली को देखते हुए कहती है, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सली 11 किंग की बेटी है और गद्दी की 5वीं हकदार है। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन बहुत टेंशन में होता है। वो मन ही मन सोचता है कि धत तेरी की, अगर मुझे पहले से पता होता कि सली प्रिंसेस है तो मैं उससे और ज़्यादा पैसे मांग लेता। अभी 1 मिलियन सोने के सिक्के मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मर्लिन को खुद में ही बड़बड़ाते हुए देखकर एलिस मर्लिन से कहती है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? एलिस के सवाल को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, मुझे लगता है कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं। हमें एल्फ किंग से और भी ज़्यादा पैसे वसूल करने चाहिए। ज़रा इस बारे में सोचो, अगर राजकुमारी को उसके जेब खर्च के लिए 1 मिलियन सोने के सिक्के मिलते हैं तो राजा के पास उससे कई गुना ज़्यादा पैसे होने चाहिए। हम सरली को बचाने के बदले राजा से इनाम के रूप में कई गुना ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। कुछ नहीं तो राजा हमें कम से कम 100 मिलियन सोने के सिक्के तो दे ही सकता है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन की तरफ इस तरह देखती है कि जैसे वो किसी दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ को देख रही हो। एलिस अभी मर्लिन को अजीब लुक दे ही रही होती है कि तभी पास ही खड़ा एक गार्ड एम्बेसडर के आने का अनाउंसमेंट करता है। उस गार्ड के अनाउंसमेंट करते ही एम्बेसडर तेजी से भागती हुई सरली के पास आती है और सरली से कहती है, राजकुमारी सरली, आखिरकार आप वापस आ ही गई। ये एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि सैमुअल ही होती है। तभी सैमुअल अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार सरली से कहती है, राजकुमार सरली, आप इतने दिनों तक कहाँ थी? आपने हमसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपके पिता 11 किंग अभी बहुत बीमार हैं। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद सरली उससे कहती है, मुझे इस बात का बहुत खेद है, पर मुझे जिन लोगों ने किडनैप किया था उन लोगों ने मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाकर कैद कर दिया था। किडनैपिंग की बात सुनकर सैमुअल कहती है, जब तक आप ठीक है तब तक सब ठीक है। वैसे आपको किडनैप करने वाले लोग कौन थे? सैमुअल की बातों को सुनने के बाद सरली उससे कहती है, यह बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। इसके बाद सरली तैयार होने के लिए कमरे में चली जाती है। फिर वो कुछ समय बाद तैयार होकर बाहर आती है। सरली को राजकुमारी के रूप में देखकर एलिस सरली की तारीफ करते हुए उससे कहती है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एलिस की बातों को सुनने के बाद सरली हंसते हुए एलिस से कहती है, मिस एलिस, कृपया करके मुझे छेड़ना बंद कीजिए। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन अभी भी इनाम के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश हो ही रहा होता है कि तभी सैमुअल मर्लिन के पास आकर उससे कहती है, मुझे राजकुमारी ने सब कुछ पहले ही बता दिया है। राजकुमारी को हमारे पास सुरक्षित लाने के लिए मैं आपका हमारे राजा की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। इतना कहते ही सैमुअल मन ही मन सोचती है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इन दोनों बेवकूफ़ों ने राजकुमारी की जान कैसे बचाई होगी। इन दोनों ने राजकुमारी की जान जैसे भी बचाई हो, इससे मुझे क्या, वैसे भी यह दोनों कुछ समय बाद मरने ही वाले हैं। अभी सैमुअल ये सभी बातें सोच ही रही होती है कि तभी एलिस सरली से पूछती है, क्या 11 किंग साउदर्न यूनाइटेड किंगडम के रूलर हैं? एलिस की बातों को सुनने के बाद सरली एलिस से कहती है, बेशक 9 राज्यों में से 11 जातियों के राजाओं में से सबसे ताकतवर स्पिरिट किंग होता है। उनके नेतृत्व के बिना हम इतने समृद्ध नहीं होते कि जितने हम आज हैं। सरली की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, तो तुम्हारे पिता स्पिरिट किंग हैं? एलिस और सरली की बातों को सुनने के बाद मर्लिन सरली से कहता है, क्या 11 किंग सच में बहुत शक्तिशाली है? इतना कहते ही मर्लिन मन ही मन सोचता है, शायद 11 किंग मेरी उम्र को बढ़ा सके। उन तीनों की बातें सैमुअल भी सुन रही होती है। उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वह कहती है, मैं सच कहूँ तो राजकुमारी के अंकल एस्डॉल द रूलर ऑफ डार्क एल्फ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद सरली उससे कहती है, आंट सैमुअल, वह नाम लेना वर्जित है। सरली और सैमुअल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन सरली से पूछता है, ये एस्डॉल कौन है? मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद सरली मर्लिन को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, एस्डॉल वही एल्फ है जिसने अतीत में मेरे पिता के यूनाइटेड किंगडम की स्थापना में मदद करने से इनकार कर दिया था, और यहाँ तक कि उसी ने विद्रोह में डार्क एल्फ का नेतृत्व भी किया था। भले ही उसके और मेरे पिता के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ, फिर भी मेरे पिता ने उसके साजिशों को नाकामयाब किया और उसे हरा दिया। इस घटना की वजह से एल्फ और डार्क एल्फ के बीच दरार पैदा हो गई और अब ये दोनों जातियाँ एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं। सरली की बातों को सुनने के बाद मर्लिन सैमुअल से पूछता है, तुम तो कह रही थी कि एस्डॉल बहुत ताकतवर है, तो 11 किंग उसे हराने में कैसे कामयाब हो गए? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सरली थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, उन्होंने कुछ शर्मनाक तरीकों का इस्तेमाल किया था।
उन तरीकों का इस्तेमाल करके वह उसे हराने में कामयाब हो गए थे। सर्ली की बातों को सुनने के बाद सैमुअल कहती है, इलेवन किंग ने एस्डॉल को जाल में फंसाकर उस पर पीछे से हमला करके अपने ही छोटे भाई को मार दिया था। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद सर्ली तुरंत कहती है, बिल्कुल भी नहीं। एल्फ के क्रांतिकारी राजाओं ने अपने शासन को और भी मजबूत करने के लिए ही इस तरह की एक गुप्त रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पिता ने केवल एल्फ जाति में शांति पैदा करने के लिए ऐसा किया था। सर्ली की बातों को सुनने के बाद मर्लिन कहता है, यह कैसा अकल्पनीय काला इतिहास है एल्फ्स का। वह एल्फ सच में इतना ताकतवर था कि उसे मारने के लिए सरप्राइज अटैक का सहारा लेना पड़ा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सैमुअल कहती है, बेशक एस्डॉल जीनियसों में से सबसे बड़े जीनियस थे। वह गॉड लेवल पावर्स को यूज़ कर सकते थे। सच कहूँ तो वह स्वयं कॉलोनियल के अवतार थे। अगर यह सब नहीं हुआ होता तो वह लिविंग गॉड होते। सर्ली को एम्बेसी छोड़ने के बाद मर्लिन और एलिस दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में चलते हुए एलिस कहती है, मुझे अभी से सर्ली की याद आने लगी है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन कहता है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हूँ। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए मन ही मन सोचती है, अगर मैं इस थरकी मर्लिन को पहले से ही नहीं जानती तो मैं इसकी बातों का कुछ और मतलब समझ लेती। यह सभी बातों को सोच समझ लेने के बाद एलिस मर्लिन से पूछती है, क्या तुम अपनी छोटी बहन को याद नहीं करते। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, मैं तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं करता, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर मैं उसके बारे में ईमानदारी से बताऊं तो वो तुमसे भी अधिक बदतर है। वह बिल्कुल भी किसी छोटी बच्ची की जैसी है। वह चाहती है कि मैं उसके सभी काम करूं। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, अरे अरे मैं कहां से बीच में आ गई। तुम अपनी बहन से मेरा कंपैरिजन क्यों कर रहे हो। एलिस के बातों को नज़रअंदाज करते हुए मर्लिन उससे कहता है, वह एक नंबर की चिपकू है। उसके रहते हुए एक भी औरत मेरे पास भटक भी नहीं पाती थी, बल्कि जो खूबसूरत औरतें मेरे पास आने की कोशिश करती थी वो उन औरतों का सर काट करके उनकी हड्डियों से वाइन का कप बनाती थी। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस थोड़ा डर जाती है। फिर मर्लिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं इतने लंबे समय से एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के साथ रह रहा था। अब मेरा प्यार में से रुचि खत्म हो गई है, जिस वजह से मैं अभी भी बहुत निराश हूँ। कहने के बाद मर्लिन एक नज़र एम्बेसी की तरफ देखता है और एम्बेसी को देखते हुए मन ही मन सोचता है, वह एम्बेसडर डार्क एल्फ की तरफ इतनी पक्षपाती क्यों थी। वह डार्क एल्फ किंग के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन रही थी। यहाँ तक कि मैंने सोचा था कि डार्क एल्फ किंग का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी उसने डार्क एल्फ किंग का नाम खुले तौर पर लिया। उससे ही मर्लिन मुस्कुरा देता है। इसके बाद ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।